इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में, जहां फिलीपींस के एयरपोर्ट पर हम ढेर सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि साउथ कोरिया से भागकर फिलीपींस में छुपे बैठे थे। हालांकि फिलीपींस की पुलिस ने इन सभी अपराधियों को पकड़ लिया और इन्हें एक प्लेन के जरिए अपने देश में वापस भेजने लगे। पर जैसे ही ये क्रिमिनल्स एयरपोर्ट पर पहुंचे तो विक्टिम फैमिलीज के एक मेंबर ने इनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि वो इन अपराधियों से अपनी फैमिली की मौत का बदला चाहता था। अब इससे पहले कि पुलिस इसे रोक पाती, इस आदमी ने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया और इस धमाके में बहुत से खूंखार अपराधी मारे गए। इसके बाद ये कहानी साल 2022 में आती है, जब फिलीपींस की पुलिस ने 20 ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया जो साउथ कोरिया से भागकर फिलीपींस आ गए थे। अब इस बार पुलिस ने इन कैदियों को एक कार्गो शिप में बिठाकर इन्हें साउथ कोरिया पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं पिछली बार की तरह विक्टिम फैमिलीज इन कैदियों पर हमला न कर दें। अब चूंकि ये सभी कैदी काफी खतरनाक थे, इसलिए इन्हें वापस भेजने का मिशन फिलीपींस की स्पेशल फोर्सेस को दिया गया और ली नाम के एक ऑफिसर को इस मिशन का लीडर बनाया गया। अब इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जिसने कुल 20 औरतों का मर्डर किया था और उसे अपने किए पर कोई रिग्रेट नहीं था। इस कैदी का नाम था पार्क और ये कैदी इन कैदियों में सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब जैसे ही पार्क ने ली को देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा और जब ली ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो उसने ली के मुंह पर थूक दिया। अब यहाँ ली के सब्र का बांध टूट गया और उसने पार्क की जमकर धुनाई की। इसके बाद हम सोल पुलिस के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ डेविड नाम का एक ऑफिसर बाकी लोगों को उनका काम समझा रहा था। दरअसल इनका काम था उस शिप पर नजर रखना जो इन सभी कैदियों को साउथ कोरिया ला रही थी। वहीं दूसरी ओर इन सभी कैदियों को दो के पेयर्स में बांट दिया गया और इन्हें अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया और इन कैदियों की निगरानी के लिए हर सेल में एक गार्ड को तैनात किया गया। इसके बाद ली ने इन सभी कैदियों को इस शिप के रूल्स बताएं, पर इन रूल्स को सुनकर कोई भी कैदी खुश नहीं था और इन सभी ने मिलकर ली का पूरा विरोध किया। पर इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो कि बिल्कुल शांत बैठा था, मानो उसे इन सबसे कोई मतलब ही ना हो। इस कैदी का नाम टॉम था और ये कैदी इन सभी कैदियों से काफी ज्यादा अलग और खास था। इसके बाद हम शिप के लेडीज कंपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ सभी फीमेल कैदियों को रखा गया था। इन कैदियों में एक कैदी का नाम था जेनी, जो कि बहुत ही शातिर और खतरनाक थी। दरअसल जेनी ने अपने हस्बैंड और उसके मॉम डैड का मर्डर किया था और इसलिए जेनी को उम्र कैद की सजा मिली थी। अब इन फीमेल कैदियों की निगरानी के लिए एक लेडी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जिसका नाम मैरी था। वहीं दूसरी ओर हम शिप पर मौजूद मैक्स नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट एला को उसका काम समझा रहा था। दरअसल डेविड ये जानता था कि इतने खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई न कोई हादसा होना तो पक्का है, इसलिए मैक्स और एला को भी इस मिशन में शामिल किया गया ताकि वो शिप पर होने वाली हर एक मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल कर सके। अब जब मैक्स और एला अपनी चीजों को अरेंज कर रहे थे, तब डॉक्टर मैक्स ने चुपके से एक खास किस्म का ड्रग चुरा लिया जो कि पेशेंट को बेहोश करने के काम आता है। इसके बाद हम शिप के किचन को देखते हैं, जहाँ ढेर सारे लोग शिप पर मौजूद सभी स्टाफ के लिए खाना बना रहे थे। तभी डॉक्टर मैक्स किचन से होते हुए शिप के इंजन रूम में पहुंचा और यहाँ ये खुलासा हुआ कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद अल्फा नाम के एक खूंखार अपराधी को नींद का इंजेक्शन देने का काम मिला है। दरअसल डेविड ने मैक्स को ये काम इसलिए सौंपा था क्योंकि वो चाहता था कि इस पूरे सफर के दौरान अल्फा गहरी नींद में रहे, क्योंकि अगर अल्फा जाग गया तो इस शिप पर मौजूद हर एक इंसान की मौत पक्की है। अब अल्फा इस जहाज में कहाँ है, ये बात सिर्फ ऑफिसर डेविड और डॉक्टर मैक्स को पता थी और यहाँ तक कि ली जो इस मिशन का लीडर था उसे भी अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और यहाँ ये खुलासा होता है कि अल्फा एक वॉर प्रिजनर है और डेविड ने किसी खास मकसद से अल्फा को शिप पर रखा है। अब उस रात पार्क ने अपने मुंह से एक छोटी सी वायर निकाली जो उसने अपने जुबान के नीचे दबा रखी थी। अब उस वायर के इस्तेमाल से उसने अपनी हथकड़ी को खोल दिया और फिर उस वायर को उस दूसरे कैदी को भी पास कर दिया ताकि वो भी खुद को आजाद कर सके। इसके बाद हम शिप के किचन को देखते हैं, जहाँ के सभी कुक्स एक खतरनाक हमले की तैयारी कर रहे थे और यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये लोग कोई कुक नहीं बल्कि पार्क के साथी हैं। दरअसल इन लोगों ने शिप के असली कुक्स को मार दिया और उनकी पहचान चुराकर शिप में घुस गए। अब अपनी हथकड़ी को खोलने के बाद पार्क ने किसी बहाने से उस गार्ड को अपने पास बुलाया और जैसे ही गार्ड उसके पास गया तो पार्क ने उस पर हमला करके उसे मार दिया और फिर उसकी लाश को शिप के कोल्ड स्टोरेज में छुपा दिया। इधर पार्क के साथी भी अपने काम पर लग गए और बचे कुछ स्टाफ को मारने के बाद वो फौरन शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचे। अब कंट्रोल रूम में आते ही उन्होंने शिप के कैप्टन को मार डाला और वहाँ मौजूद कम्युनिकेशन वाली सारी वायर्स को काट दिया ताकि शिप पर मौजूद ऑफिसर्स अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट न कर सकें। इधर जब ऑफिसर ली को क्रू मेंबर्स की लाशें मिली तो वो फौरन समझ गया कि कैदियों ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फिर ये सभी लोग शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचे। अब कंट्रोल रूम में आते ही पार्क के साथियों ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन फिर ली और उसकी टीम ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और कंट्रोल रूम में मौजूद पार्क के सभी साथियों को मार डाला। अब यहाँ मैरी की नजर एक आदमी पर गई जो कि शिप का एक क्रू मेंबर था। इस आदमी की हालत काफी खराब थी और वो किसी भी पल मरने वाला था। अब यहाँ मैरी ने इस आदमी से पूछा कि क्या हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता है। इस पर इस आदमी ने उसे बताया कि हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने के लिए हम इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम पार्क को देखते हैं जिसने सभी गार्ड्स को मार दिया और शिप पर मौजूद बाकी कैदियों को भी आजाद कर दिया। अब पार्क का प्लान ये था कि वो इस शिप को हाईजैक करे और इसे किसी दूसरे देश में ले जाए,
लेकिन टॉम, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उसने इस प्लान में शामिल होने से मना कर दिया और पार्क को समझाया कि उसकी इस गलती के चलते वो सब मारे जाएंगे। हालांकि पार्क ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बचे कुचे गार्ड्स को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ शिप के इंजन रूम में गया और अपने एक साथी, जिसका नाम कुनवे था, उसे पुलिस वालों की डेड बॉडीज को शिप के कोल्ड स्टोरेज में डालने को कहा। पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि कोल्ड स्टोरेज के ड्रेन पाइप में लीकेज है और इस वजह से उन मरे हुए लोगों का ब्लड सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगा। अब इन खून की बूंदों के चलते अल्फा अपनी गहरी नींद से जाग गया और खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा। इधर जब ली और उसके साथी उन सेल्स तक पहुंचे तो वहाँ का मंजर देखकर इन सभी के होश ही उड़ गए। अब यहाँ ली समझ गया कि पार्क और उसके साथी उस सैटेलाइट फोन को ढूंढते हुए इंजन रूम तक जरूर जाएंगे, इसलिए वो अपने साथियों के साथ फटाफट से इंजन रूम की तरफ भागा। इधर पार्क भी इंजन रूम में पहुंचा और वहाँ मौजूद सैटेलाइट फोन को डिस्ट्रॉय करके शिप के सभी क्रू मेंबर्स को मारने लगा। पर इससे पहले कि वो इस क्रू मेंबर को मार पाता, ली और उसकी टीम यहाँ पहुंच गई और इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब इस गोलीबारी में पार्क के बहुत से आदमी मारे गए और ये देखकर बाकी कैदी भी अपनी जान बचाकर भागने लगे। वहीं दूसरी ओर अल्फा ने भी खुद को आजाद कर लिया और शिप के इंजन रूम में आ पहुंचा। हालांकि अल्फा की आंखें सिली हुई थीं, पर वो चीजों की गर्मी को महसूस करके उन्हें देख सकता था। इसके साथ ही अल्फा की स्मेलिंग सेंस भी काफी तेज थी और वो किसी भी नॉर्मल इंसान से कहीं गुना तेज और ताकतवर था। अब अपने साथियों को मरता देख पार्क ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की, पर यहाँ अल्फा उसके रास्ते में आ गया और उसके बाकी साथियों को मार डाला। इसके बाद वो पार्क के पास गया और उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब इस खतरनाक मंजर को देखकर वहाँ मौजूद बचे कुचे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब यहाँ टॉम ने अल्फा का ध्यान बटाया और इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक स्टील डोर से होकर भाग निकले और अल्फा के उन तक पहुँचने से पहले उन्होंने इस गेट को बंद कर दिया। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो शिप पर मौजूद अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सैटेलाइट इमेज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उस शिप पर क्या चल रहा है। अब जब डेविड ने शिप के सभी क्रू मेंबर्स को मरा हुआ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब इसी बीच एक आदमी ने डेविड को कॉल किया और उसे शिप पर हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। इस आदमी का निकनेम डायरेक्टर था और इसके सीने पर भी वैसा ही सिंबल था जैसे कि हमने अल्फा के सीने पर देखा था, और इसका मतलब ये था कि अल्फा और डायरेक्टर के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर डेविड का बॉस है और उसी के ऑर्डर्स पर अल्फा को शिप में छुपाकर साउथ कोरिया लाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर शिप पर मौजूद दो क्रू मेंबर्स लाइफ बोट के सहारे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो पानी में कूद पाते अल्फा इनके सामने आ गया और इन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब एला, जो कि डॉक्टर मैक्स की असिस्टेंट थी, उसने केबिन के गेट से सब कुछ देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को बचा पाती अल्फा ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया और उसका गला घोटकर उसे मार डाला। अब ये सब देखकर डॉक्टर मैक्स काफी डर गया और उस केबिन से निकलकर भागने लगा। तभी उसकी मुलाकात ली और उसके साथियों से हुई और यहाँ ली ने उसे धमकाते हुए अल्फा के बारे में पूछा। अब यहाँ मैक्स ने कबूल किया कि उसे अल्फा को इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इतने हाई डोसेज के बाद भी अल्फा नींद से कैसे जाग गया। अब यहाँ ली ने अपने साथियों से छुपने को कहा और खुद जिंदा बचे लोगों को ढूंढने निकल गया। इसके बाद हम कुनवे नाम के इस कैदी को देखते हैं, जो घूमते घुमाते शिप के उस पार्ट में चला गया जहाँ सभी फीमेल कैदियों को रखा गया था। अब यहाँ कुनवे ने जेनी और उसके साथियों को आजाद किया और फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगे, लेकिन तभी अल्फा इनके सामने आ गया और इनके ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में वहाँ मौजूद सभी कैदी मारे गए। अब जेनी और कुनवे जैसे तैसे करके लिफ्ट तक पहुंचे और यहाँ से भागने लगे, पर तभी अल्फा भी इनके पीछे दौड़ा और कूदकर लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। अब इन आवाजों को सुनकर ऑफिसर ली भी उस लिफ्ट तक पहुंचा और जैसे तैसे करके जेनी को उस लिफ्ट से बाहर निकाला, पर इससे पहले कि वो कुनवे को बचा पाता इस लिफ्ट की वायर टूट गई और ये लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी और इस हादसे में कुनवे की मौत हो गई। अब यहाँ ली को लगा कि शायद अल्फा भी इस लिफ्ट में दबकर मर गया होगा, पर बेचारा ली अल्फा की सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। इसके बाद उसने जेनी को शिप के कोल्ड स्टोरेज में छुपा दिया और खुद अल्फा से लड़ने चला गया। अब यहाँ उसने अल्फा पर गोलियों की बारिश कर दी, पर उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ ली ने जैसे तैसे करके अल्फा का एक हाथ काट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अल्फा उस पर भारी पड़ रहा था। अब थोड़ी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार ली ने हार मान ली और यहाँ अल्फा ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। इसके बाद अल्फा जेनी को ढूंढते हुए शिप के कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा। अब अल्फा को देखते ही जेनी वहाँ मौजूद लाशों के बीच में लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। अब यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि फ्रीजर की ठंड के कारण अल्फा को उसकी बॉडी की गर्मी का पता नहीं चला, इसलिए अल्फा ने उसे जिंदा छोड़ दिया और कोल्ड स्टोरेज से बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर हम ली के बाकी साथियों को देखते हैं, जो इंजन रूम के उस कमरे तक पहुंचे जहां अल्फा को रखा गया था और यहाँ इनके साथ टॉम भी था। अब छानबीन के दौरान मैरी को कुछ खास डॉक्यूमेंट्स मिले जिसके हिसाब से अल्फा की उम्र काफी ज्यादा थी और वो पेशे से एक जापानी सोल्जर था जो साल 1943 में एक मिशन को पूरा करने के लिए फिलीपींस आया था। पर बदकिस्मती से फिलीपींस की आर्मी ने अल्फा और उसके साथियों को पकड़ लिया और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि वो जंग के दौरान सुपर ह्यूमंस की एक फौज बनाना चाहते थे। इधर हम डॉक्टर मैक्स को देखते हैं, जिसे एक लैपटॉप में अल्फा के बारे में कुछ जानकारी मिली। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि अल्फा के पास ढेर सारी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं और वो किसी भी नॉर्मल इंसान से काफी अलग है। इसके साथ ही अल्फा को ना तो कोई दर्द महसूस होता और ना ही उसकी उम्र बढ़ती।
इसके बाद हम साल 1943 का दृश्य देखते हैं, जब फिलीपींस आर्मी के डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने की खुशी मना रहे थे। पर तभी अचानक से अल्फा होश में आ गया और पूरे लैब में तोड़फोड़ मचा दी, और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की, अल्फा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर हम ऑफिसर डेविड को देखते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस की एक टीम के साथ उस शिप पर पहुंचा। लेकिन शिप पर लैंड करने से पहले इन सभी ने एक खास किस्म का इंजेक्शन लगाया, ताकि वो अल्फा की पावर और उसकी स्पीड का मुकाबला कर सकें। इसके बाद ये सभी लोग शिप के अंदर गए, जहां डेविड की मुलाकात जेनी से हुई। अब यहाँ जेनी ने इन लोगों से मदद मांगी, पर डेविड ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। इसके बाद ये लोग आगे बढ़े और शिप पर मौजूद हर एक सर्वाइवर को मारते गए। अब इसी बीच जब डेविड का सामना टॉम से हुआ, तो ये खुलासा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और टॉम की बॉडी पर भी वैसा ही निशान है जैसा कि अल्फा की बॉडी पर है। इसके बाद हम कुछ साल पहले की कहानी देखते हैं, जहां डेविड और उसके साथियों ने ढेर सारे लोगों को किडनैप किया और उन पर वो सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया। पर बदकिस्मती से उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्होंने सभी लोगों को मरा हुआ मान लिया। पर टॉम इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बच गया, जिसका मतलब ये था कि उस पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अब टॉम जैसे तैसे करके डेविड के चंगुल से बच निकला और अपनी पहचान बदलकर एक नई जिंदगी शुरू की। इसके कुछ सालों बाद टॉम ने एक लड़की से शादी की और फिर इनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। इधर जब डेविड को टॉम के जिंदा होने की खबर मिली, तो वो उसकी तलाश में लग गया। अब एक दिन जब टॉम घर से बाहर था, तब डेविड और उसके लोग टॉम के घर में घुसे और उसकी वाइफ और बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। अब अपनी फैमिली की मौत के बाद टॉम पूरी तरह से टूट गया और अपना भेष बदलकर एक अपराधी बन गया, ताकि वो भी साउथ कोरिया तक पहुंचकर डेविड और उसके साथियों से बदला ले सके। अब इसी दौरान अल्फा इनके सामने आ गया और डेविड और उसके लोगों पर हमला कर दिया। अब यहाँ डेविड ने भी वो इंजेक्शन लगाया ताकि वो अल्फा का मुकाबला कर सके। अब एक लंबी फाइट के बाद डेविड ने अल्फा को दबोच लिया और उसे जान से मारकर उसकी कहानी को खत्म किया। अब अल्फा को मारने के बाद डेविड सीधा टॉम से भिड़ गया और इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब यहाँ डेविड ने टॉम को याद दिलाया कि उसने कितनी बेरहमी से उसके परिवार को मारा था। अब ये सुनते ही टॉम गुस्से से पागल हो गया और डेविड को जख्मी करके उसे समंदर में फेंक दिया। इसके बाद वो खुद पानी में कूद गया और डेविड को जान से मार डाला। वहीं दूसरी ओर हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मास्टरमाइंड है और फिलहाल एक आइलैंड पर इस खुफिया प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और वो भी अल्फा की तरह एक सुपर ह्यूमन है। अब सुपर पावर्स मिलने के बाद उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया और इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, क्योंकि वो सुपर ह्यूमंस की एक फौज बनाकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अब इस आइलैंड पर हम एक बच्चे को भी देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा था। दरअसल उस दिन डेविड ने टॉम के बेटे को नहीं मारा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर भी टॉम जैसी ही शक्तियां थी, और ये बच्चा वो पहला इंसान था जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के एक सुपर ह्यूमन बना था। वहीं दूसरी ओर हम टॉम को देखते हैं, जो डेविड को मारने के बाद पानी से बाहर आ गया और अब उसका मकसद था डायरेक्टर तक पहुंचना और उसे मारकर इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से बंद करना। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को